आज की स्टोरी में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इनफेमस फोटोज दिखाने वाला हूं जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल, बट जब आप एंड में इन फोटोज की स्टोरी को समझ जाएंगे तो आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां से खड़े होकर आपको शक होने लग जाएगा कि क्या आप सेफ हैं। बट उससे पहले अब क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं तो लाइक बटन जो कि पूरी सर्दी सिकुड़ कर अंदर ही बैठा रहा उसको बाहर निकालें, नहला धुलाकर उसको तैयार करके उसको दबा दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। दिन था 12 फरवरी 1999 का, जब 42 साल की कैरल संग उसकी 15 साल की बेटी जूली और जूली की दोस्त सिल्वीना पुलोसो, ये तीनों महिलाएं यूरेका कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर पहुंची। वहां से फ्लाइट पकड़कर 1 घंटा ट्रैवल करके सैन फ्रांसिस्को के एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुई। लैंड होकर प्लेन से बाहर निकली, अपना बैगेज क्लेम किया। बैगेज क्लेम करके वो एयरपोर्ट से बाहर निकली और बाहर ही मौजूद एक रिसेप्शन काउंटर पर जाकर उन्होंने कार रेंटल सर्विस की डिमांड करी। अपनी कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाने के बाद और पेपर वर्क वगैरह और अपनी आईडीज वगैरह जमा करवाने के बाद उस रिसेप्शन काउंटर वाले ने गाड़ी की चाबी कैरल के हाथ में दी और ये तीनों महिलाएं गाड़ी की चाबी लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकली। पार्किंग एरिया में गई जहां पर इनकी वो रेंट ली हुई गाड़ी रेड कलर की पॉन्टिएक वो खड़ी थी वहां पर। असल में कैरल की बेटी जूली जो कि यहीं के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और उसका कल यानी कि 13 तारीख के दिन एक चीयर लीडिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था, बट उससे पहले वो अपने घर पर गई हुई थी। और अब क्योंकि चीयर लीडिंग कॉम्पिटिशन था तो उसने अपनी माँ को कहा कि तुम भी मेरे साथ आकर मेरा वो कॉम्पिटिशन देख सकती हो जिसके अंदर मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। और उसकी फ्रेंड सिल्वीना वो भी यहाँ घर पर आई हुई थी। तो इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वो इस यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे, उस चीयर लीडिंग कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेंगे, देखेंगे कि आखिर जूली कैसा परफॉर्म करती है। 13 फरवरी का दिन आ चुका था। जूली ने उस कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लिया और इसके साथ आई हुई उसकी माँ और उसकी दोस्त, इन दोनों ने बैठकर वो चीयर लीडिंग कॉम्पिटिशन देखा। जूली की बहुत तारीफ करी। वो कॉम्पिटिशन एंड होने के बाद ये तीनों महिलाएं वापस अपनी उसी रेंटल ली हुई गाड़ी के अंदर आकर बैठी। 3 घंटे ड्राइव करके सीधा योसेमाइट नेशनल पार्क के पास पहुंची। वहीं पर एक और होटल सीडार लॉज, इसके अंदर इन्होंने चेक इन किया क्योंकि अब इनका प्लान था कि वो यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कम से कम योसेमाइट नेशनल पार्क को तो घूम ले अच्छे से, यहाँ पर अपना एक ट्रिप प्लान कर ले छोटा सा। सीडार लॉज पहुंचकर तीनों महिलाएं अपनी गाड़ी से बाहर निकली, अपना लगेज बाहर निकाला, सीधा रिसेप्शन काउंटर पर गई वहां चेक इन करने के लिए। और जल्दी ही रिसेप्शन काउंटर वाले ने इन लोगों को इनके कमरे की रूम नंबर 509 की चाबी दे दी और जल्दी ही वहां से चेक इन करके ये सीधा अपने 509 रूम नंबर में पहुंची। वहां अंदर अपना सामान रखा, कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया और खाना पीना खाकर अब इनका प्लान था क्योंकि अब शाम हो चुकी है तो क्यों ना थोड़ा आसपास का ही साइट सीइंग कर लें। रात को 9 बजे तीनों महिलाएं अपने होटल रूम में आ चुकी थी। अब अगला दिन आ चुका था। अगला दिन इन्होंने प्लान किया था कि वो सीधा योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर जाएंगे, अंदर का हाल देखेंगे क्योंकि योसेमाइट नेशनल पार्क ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके की विल्डरनेस देखने को मिल जाएगी। बहुत गहरे गहरे जंगल देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर टूरिस्ट बनकर जाते हैं सिर्फ इस पार्क को देखने के लिए। सो ये लोग भी अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर अपनी वही रेड कलर की रेंटल गाड़ी उठाकर सीधा योसेमाइट नेशनल पार्क के वेस्टर्न एंट्रेंस के ऊपर पहुंचे। पूरा दिन इन लोगों ने योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर अपनी साइट सीइंग वगैरह करी। शाम होते होते जूली और सिल्वीना दोनों ने आइस स्केटिंग का भी मजा लिया। तीनों लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश क्योंकि इनको बहुत मजा आ रहा था अपने इस ट्रिप के ऊपर। पूरा दिन निपटाने के बाद रात को 9 बजे के आसपास फिर से ये लोग सीडार लॉज पहुंच चुके थे। वहां अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करी, तीनों अंदर गई। अंदर जाकर इसी होटल के रेस्टोरेंट में इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया, खाना वगैरह खाया। 1999 का वो टाइम था जब लोग सीडी या फिर डीवीडी रेंट के ऊपर लेकर मूवीज वगैरह देखा करते थे। सो इस सीडार लॉज के अंदर भी वो फैसिलिटी थी कि कोई भी आने वाला यहाँ पर गेस्ट कोई भी कैसेट या फिर डीवीडी वगैरह लेकर मूवीज को रेंट पर ले सकता है और अपने कमरे के अंदर बैठकर आराम से उसे देख सकता है। सो इन तीनों महिलाओं ने भी कुछ मूवीज की डीवीडीज रेंट के ऊपर ली और ये तीनों वापस अपने कमरे में जाकर अपना वो वीसीआर प्लेयर वगैरह ऑन करके अपनी कैसेट लगाकर मूवीज वगैरह देखने लगे। बट रात ज्यादा हो चुकी थी, तीनों काफी आज थके भी हुए थे क्योंकि इन तीनों ने बहुत घूमा उस योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर। सो इन तीनों ने जल्दी ही सोने का भी प्लान किया। 16 फरवरी का दिन आ चुका था और ये वो दिन था जब इन लोगों को वापस अपनी गाड़ी को उसको रिटर्न करना था और साथ ही में कैरोल जिसको अपने हस्बैंड से जाकर मिलना था यूरेका कैलिफोर्निया के अंदर। और यूरेका कैलिफोर्निया में खड़े होकर उसके हस्बैंड एयरपोर्ट के ऊपर वेट कर रहे थे कि कब उनकी फ्लाइट लैंड होगी और वो यहाँ पर आकर उससे मिलेंगे। बट काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद भी कैरोल के हस्बैंड को कैरोल के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा, ना ही उनकी बेटी का उन्हें कोई पता लगा। तीनों के तीनों मिसिंग थे और अब बहुत ज्यादा बेचैन होकर कैरोल के हस्बैंड ने खुद वहां से फ्लाइट पकड़ी, सीधा सैन फ्रांसिस्को आकर एयरपोर्ट के ऊपर पूछताछ करने लगे कि क्या यहाँ पर इन 3 नाम के पैसेंजर्स ने चेक इन किया है या फिर कोई फ्लाइट बोर्ड की
की है, बट एयरपोर्ट स्टाफ वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास तो नहीं आए। कैरल के हस्बैंड ने पूरे इलाके में अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जहां जहां कैरल जा सकती थी वहां वहां हर जगह पूछताछ करी, बट कहीं भी कैरल का कोई पता नहीं मिला, कोई उसका सुराग नहीं मिला। बट एट द एंड रात को सोते टाइम पर कैरल के हस्बैंड ने खुद को कन्विंस किया कि हो ना हो कैरल जहां भी होगी वो सेफ होगी। हो सकता है यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सुनने में या फिर प्लान बनाने में, हो सकता है कैरल कहीं और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए चली गई हो, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। अगले दिन भी कैरल जब वापस नहीं आई तो शाम के टाइम पर कैरल के हस्बैंड ने वहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसकी बेटी की दोस्त ये 3 मिसिंग है और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने सिडार लॉज, जहां पर लास्ट नॉन लोकेशन थी इन तीनों की, वहां पर जाकर पूछताछ करी और वहां के मैनेजर ने बताया कि जनाब इन तीनों को 16 तारीख को चेकआउट करना था, 16 फरवरी को चेकआउट करना था, बट उससे पहले ही शायद इन लोगों ने चेकआउट कर लिया क्योंकि 16 तारीख को जब हमारा स्टाफ इन लोगों के कमरे की सर्विस करने के लिए गया, बट वहां पर कोई भी नहीं था, इनका सामान भी वहां से गायब था, सिर्फ हमारे कुछ जो टॉवल्स थे, वो गीले टॉवल्स, वो हमारे फर्श के ऊपर पड़े हुए थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमें लगा कि ये तीनों लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल चुके हैं क्योंकि इनकी यहाँ पर गाड़ी भी नहीं खड़ी। जिसके बाद पुलिस वालों ने एयरपोर्ट पर मौजूद वो कार रेंटल सर्विस वाली उस आउटलेट के ऊपर कांटेक्ट किया क्योंकि उनको वो कार भी तो वापस लौटानी थी 16 तारीख को ही, बट अभी तक वो कार वापस नहीं आई। वो कार सर्विस वाले ने जैसे ही फोन उठाया वो खुद पुलिस वालों से पूछने लग गया कि जनाब मेरी गाड़ी का क्या होगा, क्योंकि 16 तारीख को इन लोगों को वापस आना था, 16 तारीख तक ही इन्होंने रेंट मुझे पे किया हुआ है, इसके अलावा मुझे खुद टेंशन हो रही है मेरी गाड़ी कब तक वापस आएगी। सो सभी लोगों ने इंक्लूडिंग पुलिस वालों ने ये आइडिया लगाया कि हो सकता है इन तीनों ने 15 तारीख की लेट नाइट या फिर 16 तारीख की अर्ली मॉर्निंग कभी ना कभी इस होटल से चेकआउट किया, अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठे। हो सकता है या तो ये लोग योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर जाकर कहीं गुम हो गए हों, या फिर ये रास्ता भटक गए हों, या फिर इन्होंने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड कर ली हों, कहीं और जाने का कोई प्लान बनाया हो, या फिर इनके साथ कोई कांड वांड हो गया हो। अब पुलिस वालों को इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि इनके साथ कोई कांड हुआ होगा, क्योंकि अगर हुआ होता तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पुलिस वालों को पता लग ही जाता। पुलिस वालों ने भयंकर सर्च अभियान शुरू किया, इंक्लूडिंग बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जिन्होंने योसेमाइट नेशनल पार्क के ऊपर से हर कोने को उसके खंगाला, बट कहीं से भी कोई आइडिया नहीं मिला कि ये तीनों लोग कहाँ गए या फिर इनकी गाड़ी कहाँ गई। इंक्लूडिंग पुलिस वालों ने सिडार लॉज के हर स्टाफ से भी पूछताछ करी, बट किसी के पास कोई भी आइडिया नहीं, इन तीनों के बारे में कोई सुराग नहीं। पुलिस वालों ने अपने सर्च अभियान को वहीं रोक दिया, तकरीबन 4 दिनों तक इन्होंने वो चलाया था, बट थक हार कर सभी हार मान चुके थे। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को एक ब्रेक थ्रू मिला। जी हां, इस सिडार लॉज से तकरीबन 2 घंटे दूर मोडेस्टो कैलिफोर्निया के पुलिस वालों को एक खोया हुआ पर्स मिला, और ये पर्स किसी और का नहीं बल्कि कैरल का था। और जब मोडेस्टो पुलिस वालों ने इन सिडार लॉज के पास वाले पुलिस चौकी को कांटेक्ट किया और बताया कि कैरल का पर्स मिल चुका है, तो किसी को भी समझ नहीं आया कि उसका पर्स वहां कैसे पहुंचा, वो भी 2 घंटे ड्राइव दूर। पुलिस वालों ने कैरल के हस्बैंड से पूछा कि क्या आपका कोई मोडेस्टो कैलिफोर्निया में रहता है, वहां कहीं कैरल जा सकती है, बट कैरल के हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी कोई भी रिश्तेदारी वहां पर मौजूद नहीं है। तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि हो ना हो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड है जो जानबूझकर या तो इस पूरे फैमिली को, यानी कि कैरल और उसकी बेटी की दोस्त, इन तीनों को मोडेस्टो कैलिफोर्निया लेकर गया है, या फिर वो किसी क्राइम का शिकार होते हुए वहां तक पहुंचे हैं, वरना ऐसे तो कोई भी तुकी नहीं बनता इस पर्स के वहां से मिलने का। 18 मार्च 1999 का दिन आ चुका था, मतलब कि 1 महीना से ऊपर का ज्यादा टाइम बीत चुका था इन तीनों को गायब हुए। सो 18 मार्च को मोडेस्टो कैलिफोर्निया के जंगलों में ही एक हाइकर जो कि हाइकिंग कर रहा था वहां पहाड़ों पर, और तभी उसको अपने रास्ते पर चलते चलते घने जंगल के अंदर एक कार जो कि पूरे तरीके से जली हुई थी, पूरे तरीके से सिर्फ उसका ढांचा बचा हुआ था, वो वहां खड़ी हुई दिखाई दी। तो उसको बहुत अजीब सा लगा। सो वो हाइकर अपने रूट से डाइवर्ट होकर सीधा उस कार के पास गया और उसके चारों तरफ घूमकर देखने लगा। उसको बहुत अजीब सा लगा कि यहाँ ऐसे कार कैसे आ सकती है, क्योंकि यहाँ कोई सीधा रोड नहीं जो यहाँ तक कार कोई लेकर आए, यहाँ पर कार जलने का मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो वो हाइकर अपने रूट को छोड़कर तुरंत वापस नीचे की तरफ आया, नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया और उनको बताया कि ऊपर एक कार जो कि जली हुई हालत के अंदर है और वहां ऊपर ऐसे पड़ी हुई है वो। जब पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की जांच करी तो उनको गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं मिला, पूरी गाड़ी सिर्फ एक ढांचा थी। देखकर ही लग रहा था कि इस गाड़ी को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाया आग ने, इसके अंदर लिटरली कुछ भी नहीं बचा। बट जब पुलिस वालों ने इस गाड़ी की डिग्गी को खोलकर देखा तो उस डिग्गी के अंदर 2 लाशें, जी हाँ 2 लाशें जिनके हाथ पीछे से बांधे गए थे और वो भी बहुत बहुत बुरे तरीके से जली हुई थी। जब पुलिस वालों ने उस लाशों की जांच करवाई तो पता चला कि इनमें से एक लाश 42 साल की कैरल जंग, दूसरी लाश 16 साल की सिल्वीना की थी। जी हाँ, कैरल की बेटी की दोस्त की, बट कैरल की बेटी
जूली वो अभी भी गायब थी। पुलिस वालों ने गाड़ी के आसपास की बहुत अच्छे से जांच करी, बट उनको जूली का कोई भी नाम और निशान नहीं मिला। लॉ एजेंसीज को लग रहा था कि अभी भी जूली जिंदा है और अगर वो बहुत तेजी से काम करें, अपने पूरा जोर लगा दे, तो कहीं ना कहीं से जूली को ढूंढकर उसकी जान बचा सकते हैं। पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगा दिया, ना सिर्फ मोडेस्टो कैलिफोर्निया में बल्कि यहाँ सीडार लॉज के आसपास भी और साथ ही योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर भी पूरा जोर लगाया, बट उनको जूली की कहीं भी कोई खबर नहीं मिली। और इसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस वालों को एक एनोनिमस नोट मिला, एक लेटर मिला, जो कि उनके पुलिस स्टेशन के ऊपर डिलीवर करवाया गया था। और जब पुलिस वालों ने उसे खोल कर देखा तो उसके ऊपर मैप बनाया गया था। जी हाँ, मैप एक झील का, डॉन पेड्रो झील, जो कि यहीं पास में ही मौजूद थी, और उसके ऊपर साथ में एक पॉइंट बनाया गया था और उसके ऊपर लिखा गया था वी हैड फन विद दिस वन, मतलब कि हमने, यानी कि एक से ज्यादा इंसानों की यहाँ पर बात हो रही है, वी हैड फन विद दिस वन, इस पॉइंट पर हमने उसके साथ मजे किए। जब पुलिस वालों को इस नोट के बारे में कुछ समझ आया तो उतने में ही पुलिस वालों की एक टीम निकली सीधा इस पॉइंट पर जाने के लिए। ये असल में डॉन पेड्रो लेक के एक क्लिफ का एरिया था, मतलब कि एक खाई का, और साइड में मौजूद एक लेक। और जब पुलिस वालों ने इस खाई के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखा तो उनको दो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बीच में बहुत ही बद हालातों के अंदर जूली की भी लाश मिली। जी हाँ, वो पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी, उसकी गर्दन पूरी की पूरी टूटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी शरीर से अलग हो जाएगी, और साथ ही में एक पूरी लाश सड़ भी चुकी थी। ये पक्का पक्का कंफर्म था, ये तीनों की तीनों मौतें एक साथ ही हुई होगी। दो को तो जलाकर मारा गया होगा और एक की कुछ इस तरीके से जान ली गई थी। पुलिस वालों ने लोकल क्रिमिनल्स को उठाना शुरू कर दिया, उनकी अच्छे से सेवा करी, अच्छे से उनकी सर्विस करके पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ करी। इनमें से दो पर्टिकुलर सस्पेक्ट जो थे वो पुलिस वालों के इंटरेस्ट में कुछ ज्यादा ही थे। जी हाँ, ये दो भाई यूजीन और माइकल, जब पुलिस वालों ने इनकी अच्छे से सेवा करी तो इन्होंने एडमिट किया कि हाँ, हम ही थे जिन्होंने मिलकर इन तीनों का मर्डर किया है, मतलब कि हमारे साथ और भी काफी सारे लोग शामिल थे, बट हम इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे। और ये बात इन दोनों भाइयों की इसलिए प्रूव हो रही थी क्योंकि इनकी गाड़ी से जो कंबल बरामद हुआ था, वही कंबल के सेम फाइबर्स पुलिस वालों को इन तीनों लाशों के ऊपर भी मिले थे। उसके भी जले हुए थोड़े बहुत जो फाइबर्स बच जाते हैं, धागे वागे, वो धागे मिले थे इन तीनों ही लाशों के ऊपर। और ये सेम धागों वाला कंबल ये यूजीन और माइकल भी यूज कर रहे थे, इसीलिए पुलिस वालों को इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही शक था। जब जूली, सिल्वीना और कैरोल की लाश मिली थी तब पूरे इलाके के अंदर इतना बड़ा डर फैल चुका था कि 3 लाशें मिली हैं, 3 मर्डर हुए हैं और इनका किलर अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहा है। लोगों के बीच में बहुत तगड़ा डर बैठ चुका था, लोग रातों को घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। बट पुलिस वालों ने सबके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि बाबूजी, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, इनके किलर्स हमने पहले ही पकड़ लिए हैं और वो जेल के अंदर हैं। पुलिस वालों ने यूजीन और माइकल का नाम भी लिया, तब यहाँ के लोग बड़े शांत हो चुके थे कि हाँ, अब तो किलर्स अंदर हैं। और साथ ही में पुलिस वालों ने कहा कि हम इन दोनों के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे जिससे कभी बाहर नहीं आ सकते। किसी को भी अब टेंशन लेने की कोई बात थी ही नहीं, इसीलिए टाइम बीतता रहा और बीतते बीतते 4 महीनों का टाइम बीत चुका था। 22 जुलाई 1999 के दिन डॉक्टर किड, जो कि इसी योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर काम करते थे, डॉक्टर का, क्योंकि आपको भी पता है बहुत बड़ा नेशनल पार्क, यहाँ खुद के अंदर हॉस्पिटल्स भी थे, खुद के क्लिनिक भी थे, और उसी एक क्लिनिक के अंदर डॉक्टर किड अपनी ड्यूटी पूरी करके शाम के टाइम पर अपने घर जाने वाले थे। और तभी उनके पेजर के ऊपर एक मैसेज आया और जैसे उन्होंने वो मैसेज पढ़ा, इतने में ही उनका वो पेजर बंद हो चुका था, उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। तभी वो अपने भागकर पास ही मौजूद एक लैंडलाइन फोन पर गए और अपने उसी दोस्त के पास फोन किया जिसका मैसेज आया हुआ था, और फोन करके पूछने लगे कि हाँ जी बताओ क्या हुआ है। तब सामने से उनके दोस्त ने कहा, जो कि उन्हीं के साथ इसी योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर काम करते थे, वो भी अपनी ड्यूटी पर थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किड, अगर तुम फ्री हो, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो चुकी हो, तो आज हमें एक सर्च ऑपरेशन पर निकलना है, एक खोजी अभियान पर निकलना है, क्योंकि हमें एक रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर कोई गुम हो चुका है और उसके बारे में हमें तलाश करनी है। डॉक्टर किड ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल चलेंगे, हमेशा की तरह हम पहले भी लोगों को ढूंढते आए हैं, क्योंकि इतना बड़ा नेशनल पार्क है, यहाँ लोगों का गुम होना बहुत बहुत आम बात, कोई भी रास्ता भटक जाता है और तभी इस तरीके की सिचुएशन बनती है। डॉक्टर किड ने कहा पूरी टीम को लेकर फटाफट से आ जाओ, और तकरीबन 10 मिनटों बाद ही 2 गाड़ियां भरकर लोग डॉक्टर किड के कैबिन के बाहर पहुंच चुके थे। डॉक्टर किड सभी लोगों से मिले और ये सभी लोग मिलकर, इंक्लूडिंग पुलिस वाले भी, क्योंकि यहाँ इस टीम के अंदर पुलिस वाले भी शामिल थे, यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी थी। जी हाँ, वो दिक्कत अभी आपको आगे पता लगेगी। पुलिस वालों के साथ डॉक्टर किड और बाकी का जो यहाँ क्रू मेंबर्स थे, ये सभी लोग मिलकर ढूंढने लगे। तब डॉक्टर किड ने पूछा अपने साथी से कि आखिर हम ढूंढ किसे रहे हैं, और जब उस व्यक्ति ने
डॉक्टर किड को बताया कि हम किसे ढूंढ रहे हैं, तो लिटरली डॉक्टर किड हैरान थे उस व्यक्ति का नाम सुनकर, क्योंकि जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे डॉक्टर किड इंक्लूडिंग सभी लोग वो उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते थे। और तब डॉक्टर किड ने अपने साथी से पूछा कि जो मैं सोच रहा हूं क्या तुम भी वही सोच रहे हो? तो उसके साथी ने कहा कि हाँ मैं भी वही सोच रहा हूं। बट डॉक्टर किड ने कहा कि पुलिस वाले हमारे साथ हैं, और इन्हीं पुलिस वालों ने कहा था कि 4 महीने पहले हमने उस किलर्स को पकड़ लिया है जिन्होंने उन 3 मर्डर्स को अंजाम दिया था। बट डॉक्टर किड और उनके साथी आपस में बात करने लगे कि नहीं, हमें नहीं लगता कि सच में किलर्स पकड़े गए हैं, क्योंकि अगर पकड़े गए होते तो आज हम इस तरीके से एक और खोजी अभियान नहीं चला रहे होते। जी हाँ, जो ये टीम जिस व्यक्ति को भी ढूंढ रही थी वो थी 20 साल की जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग नाम की लड़की, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसी योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर काम करने वाली एक नेचुरलिस्ट। असल में नेचुरलिस्ट उसको कहते हैं जो इस इलाके का बहुत अच्छा एक्सपर्ट गाइड हो। आप गाइड भी बोल सकते हैं उसको, नेचुरलिस्ट भी बोल सकते हैं। सो उसी जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग को ये लोग ढूंढ रहे थे, और जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि हर टाइम इन लोगों के साथ ही रहा करती थी, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आता और जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग को एज ए गाइड हायर करता तो जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग पूरे नेशनल पार्क के अंदर घूम घूम कर टूरिस्ट को विजिट करवाती, और इसी बीच में वो अपने सारे स्टाफ मेंबर से भी मिलती। ये उनका हर रोज का काम था। बट समझने वाली बात ये थी कि योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर खुद एक गाइड कैसे गुम हो सकता है? उसको तो यहाँ इलाके की अच्छे से खबर है, उसको हर रास्ते का पता है, इंक्लूडिंग जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग का तो कैबिन भी इसी योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर ही बनाया हुआ है। वो खुद यहाँ पर रहती है, वो खुद कैसे गायब हो सकती है? रात का टाइम हो चुका था और ये सारी की सारी टीम जॉय को ढूंढते ढूंढते इनफैक्ट उसके कैबिन तक पहुंच चुके थे। और जैसे ये लोग कैबिन पर पहुंचे, इन लोगों को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि जॉय का खुद का ट्रक, वो मिनी ट्रक, वो अभी भी उसके कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था। और ना सिर्फ यहाँ ट्रक था बल्कि ट्रक के आसपास बहुत सारे कपड़े पड़े थे, उसके कैबिन का गेट भी खुला हुआ था। बट जॉय कहीं नहीं दिख रही। जिसके बाद पुलिस वालों ने ट्रक की छानबीन करी, उसके कैबिन की भी छानबीन करी, बट किसी को कुछ भी आइडिया ही नहीं मिला कि जॉय कहां जा सकती है। सब लोग एक बात के लिए श्योर थे, और वो ये कि जॉय या तो इस ट्रक से अपना सामान उतार रही थी या फिर इस ट्रक में अपना सामान चढ़ा रही थी, और तभी चढ़ाते या फिर उतारते टाइम उसका ये सामान सारा, कपड़े वगैरह नीचे गिर गए और वो यहाँ से जस्ट गायब हो चुकी थी। पूरी टीम अब कैबिन के आसपास के इलाके में सर्च कर रही थी, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि अगर जॉय कहीं गई होगी तो वो कहीं कैबिन के आसपास ही होगी, क्योंकि उसके कैबिन से जंगल की तरफ भागने के काफी सारे पैरों के निशान थे। सो सभी लोगों ने मिलकर इन पैरों के निशानों की तरफ पीछा किया। आगे जाकर जब ये लोग घने जंगल के अंदर पहुंच चुके थे, तभी इनमें से एक की फ्लैशलाइट एक चाबियों के सेट पर गई, जो कि नीचे पेड़ से लटक रही थी। जी हाँ, एक डाली के ऊपर चाबियों का सेट पड़ा हुआ था। और जब सभी लोगों ने मिलकर इस चाबी को उतारा तो देखने लगे, और ये चाबी किसी और की नहीं बल्कि जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग के ट्रक की थी। जी हाँ, इस चाबी को देखकर सभी को उम्मीद थी कि जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग वो भी यहीं कहीं होनी चाहिए, और सभी लोगों ने मिलकर इधर उधर टॉर्च घुमानी शुरू कर दी। और तभी उनको नीचे की तरफ एक और खाई वहां पर छोटी सी बनी हुई थी। उस छोटी सी खाई में जब उन लोगों ने झांक कर देखा तो लिटरली वो लोग उल्टियां करते हुए वापस वहां से भागने लगे। तुरंत पुलिस वालों की एक और टीम मौके पर पहुंची और उन लोगों ने जाकर नीचे जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग की लाश को अपने कब्जे में लिया, और जल्दी योसेमाइट नेशनल पार्क के रजिस्टर से जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग के पेरेंट्स का नंबर निकाला और उसकी माँ के पास फोन किया। और पुलिस वालों ने उसकी माँ को बताया कि हमें तुम्हारी बेटी जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग की लाश मिली है। और ये बात सुनते ही उसकी माँ, जो कि सैन फ्रांसिस्को के बाहर ही रहा करती थी, वो तुरंत फोन पर रोने लगी। वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी कि उसको समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। वो बार बार पुलिस वालों को बोल रही थी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमसे कोई ना कोई गलती हुई है। साथ ही पुलिस वालों ने कहा कि आप प्लीज एक बार पहचान के लिए हॉस्पिटल आ जाइए, हमने उनकी लाश को यहाँ पर रखवा रखा है। बट दूसरी तरफ से जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ बार बार बोल रही थी कि मैं पहचान नहीं कर सकती, आप ही प्लीज कर लीजिए पहचान। उसके लाल रंग के बाल हैं, अगर बाल लाल रंग के हैं, उसका चेहरा कुछ ऐसा है तो वो जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग ही होगी। बट ये बात सुनकर पुलिस वालों ने फोन कट कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जॉय की मां ने अगले दिन जाने का फैसला किया था कि वो अगले दिन जाकर हॉस्पिटल में देखेंगे कि क्या एक्चुअल में उसकी जो लाश मिली है वो उसकी बेटी की है या नहीं। सो पूरी रात जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग की मां बेड के ऊपर बैठकर प्रे करती रही कि कल वो जो देखने वाली है, वो जो सोच रही है वैसा कुछ भी ना हो, उसकी बेटी एकदम ठीक हो। बट जैसे ही सुबह हुई और सुबह सुबह उसका न्यूज़पेपर वाला अखबार उनके घर में डाल कर गया, और जैसे ही घर से निकलने से पहले उसकी मां ने वो अखबार उठाया ताकि अंदर रख सके वो संभाल कर उसको, बट उसके फ्रंट पेज के ऊपर दोबारा से खबर छपी थी। उसके अंदर लिखा हुआ था नेचुरलिस्ट बिहेडेड एट योसेमाइट नेशनल पार्क। जैसे ही ये खबर उन्होंने पढ़ी, वो समझ चुकी थी कि उनकी बेटी की ही लाश मिली है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन उस अखबार में लिखी हुई थी वो सारा कुछ जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग से मैच कर रहा था। बस यहाँ दिक्कत ये थी कि जॉय आर्मस्ट्रॉन्ग की लाश तो मिली थी बट उनका सर नहीं मिला।
बिना सर वाली लाश यहाँ मिली थी जोई आर्मस्ट्रॉन्ग की। इसीलिए वो पुलिस वाले कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि सच में जोई आर्मस्ट्रॉन्ग की जो लाश मिली है इसमें जो सर होगा उसके बाल लाल होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो डिस्क्रिप्शन जोई आर्मस्ट्रॉन्ग की माँ फोन पर दे रही थी पुलिस वालों को वो उससे मैच ही नहीं कर पा रहे थे। अगले ही दिन छानबीन करते हुए दोपहर के टाइम पर पुलिस वालों को जोई का हेड भी वहां से तकरीबन 270 फुट दूर झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ मिला। और जैसे ये सर मिला पुलिस वाले समझ चुके थे कि अब तो कोई इस बात में दो राय ही नहीं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जोई आर्मस्ट्रॉन्ग की ही है। अब जैसे ये खबर पूरे इलाके में फैली सभी लोग अब ये भी समझ चुके थे कि तकरीबन 4 महीने पहले जो मर्डर्स हुए थे तीनों उन महिलाओं के, ये मर्डर कहीं ना कहीं जोई आर्मस्ट्रॉन्ग का उन महिलाओं के मर्डर के साथ कनेक्टेड है। बेशक पुलिस कितना ही कुछ कहती रहे कि उन लोगों ने असली किलर्स को पकड़ लिया था 4 महीने पहले ही और वो जेल के अंदर बंद है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर आज भी हमारे बीच में कहीं ना कहीं घूम रहा है और वो किसी के साथ भी कुछ भी कांड कर सकता है। पब्लिक और पुलिस वालों के अंदर ये लड़ाई मच चुकी थी क्योंकि पुलिस वाले कह रहे थे कि उसका किलर अलग है, जोई आर्मस्ट्रॉन्ग का किलर अलग है, उनके किलर हमने पकड़े हुए हैं, जोई आर्मस्ट्रॉन्ग का पकड़ना है, ये दोनों केस अलग अलग है। बट पब्लिक कह रही थी कि ये केस एक ही है, आप लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे। बट ये लड़ाई ज़्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि तकरीबन 3 दिनों बाद ही, ये लाश मिलने के 3 दिनों बाद ही इस केस के अंदर एक ब्रेक थ्रू आया जिसमें इस पार्क के एक रेंजर ने पुलिस वालों को बताया कि वो शाम के टाइम पर अपनी गश्त कर रहा था और तभी उसका ध्यान ये जोई आर्मस्ट्रॉन्ग वाले कैबिन के ऊपर गया था और तब उसने देखा था कि उसके कैबिन के बाहर एक ट्रक खड़ा है और ना सिर्फ एक ट्रक खड़ा है बल्कि उसके साथ में एक नीले रंग की एसयूवी गाड़ी भी खड़ी है। अब जैसे ये बात पुलिस वालों ने सुनी उनको समझ नहीं आया कि आखिर ये नीले रंग की एसयूवी किसकी हो सकती है। रेंजर से भी पूछा कि क्या तुमको पता है कि ये नीले रंग की एसयूवी किसकी हो सकती है, बट उसने मना कर दिया कि नहीं, हमने तो कभी पहले इस नीले रंग की एसयूवी को इस योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर कभी नहीं देखा। पूरे स्टाफ से जितने भी लोग इस पार्क के अंदर काम कर रहे थे उन सभी से इस नीले रंग की एसयूवी के बारे में पूछा, बट किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। जिस तरीके की डिस्क्रिप्शन उस एसयूवी की उस रेंजर ने दी थी पुलिस वालों को, जी हाँ, उसने एग्जैक्टली बताया था कि वो एसयूवी शायद 1979 स्काउट एसयूवी थी। जिस तरीके की सिर्फ 2 एसयूवी उस टाइम पर इस इलाके के अंदर रजिस्टर की गई थी। पुलिस वालों ने आरटीओ से उन दोनों एसयूवी के ऑनर्स के नंबर वगैरह मंगा लिए, उनका एड्रेस वगैरह मंगा लिया और जब पुलिस वाले एक के एड्रेस के ऊपर गए तो पुलिस वाले समझ चुके थे कि नहीं, इस एसयूवी का उनके इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल बुजुर्ग आदमी की थी, बहुत बहुत ज्यादा बुजुर्ग। जबकि दूसरे एसयूवी के ऑनर की जब पुलिस वाले तलाश कर रहे थे तो पुलिस वाले उस दूसरे व्यक्ति के घर पर जा ही रहे थे कि तभी उनको बीच में ही एक पिकनिक स्पॉट के ऊपर इस योसेमाइट नेशनल पार्क के बिल्कुल बराबर में ही एक और पिकनिक स्पॉट के ऊपर वो एसयूवी खड़ी हुई दिखाई दी। तब पुलिस वालों ने रोका अपनी गाड़ी और उस एसयूवी के आसपास की जांच करने लगे। तब देखने लगे कि इसका मालिक कौन है। तब उनकी नजर उस पिकनिक स्पॉट पर गई जो कि नीचे की तरफ बना हुआ था एक झील के पास, और देखा उन लोगों ने कि यहाँ तो एक बाऊजी आराम से माल पी रहा है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एसयूवी इसी बाऊजी की हो। सो पुलिस वाले उतरकर नीचे की तरफ गए जबकि सामने वो आदमी नीचे लेटा हुआ आराम से उस लेक के किनारे पर लेटा हुआ आराम से माल पी रहा था। तभी पुलिस वालों को देखकर उसने अपना माल साइड में फेंका और पूछने लगा कि हाँ जी बाबूजी बताइए क्या हुआ। तब पुलिस वाले ने पूछा ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है तेरी है? कह रहा हाँ मेरी है गाड़ी, बताइए क्या हुआ। कह रहे कि ये गाड़ी कहाँ थी तुम्हारी? उसने कहा कि गाड़ी तो मेरे पास ही थी। पुलिस वालों ने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिया। तब पुलिस वालों को पता चला कि इस आदमी का नाम कैरी स्टेलर है जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल की है और ये कैरी स्टेलर कोई और नहीं बल्कि सीडर लॉज में हैंडीमैन का काम करता है। मतलब वहाँ छोटा मोटा कोई अगर तार वगैरह जोड़ना हो, कोई पाइप वगैरह लीक हो गया तो हैंडीमैन का काम करता है वहाँ पर। वहीं लेटे लेटे ही उसने पुलिस वालों को समझा दिया कि जनाब जिस केस के बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं जोई आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, मेरा उस केस से कोई लेना देना नहीं है। जिस रात वो गायब हुई उस टाइम पर मैं योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर गया ही नहीं। सो प्लीज आप लोग मेरी बातों का यकीन करिए और यहाँ से चले जाइए। पुलिस वालों को उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई सबूत भी नहीं, बट जाते जाते उसको बोल गए कि ये माल वगैरह थोड़ा कम पिया करो। तो उसने वहीं पर अपनी माल वाली पुड़िया निकाल कर उनके सामने फेंक दी झील के अंदर। जिसके बाद पुलिस वाले ऊपर की तरफ आए, वापस उसकी गाड़ी की फोटोज वगैरह क्लिक करी और वहां से निकल चुके थे। कुछ घंटों बाद पुलिस वालों ने वो फोटोज डेवलप करवाए जो कि उन्होंने वहां क्लिक करे थे उस गाड़ी के, और तभी एक पुलिस ऑफिसर जो कि उन फोटोज को देख रहा था उसने तुरंत दूसरे फोटोज का सेट उठाया जो कि उन्होंने इस जोई आर्मस्ट्रॉन्ग के कैबिन के पास क्लिक करे थे, उसके चारों तरफ क्लिक करे थे क्योंकि वहां पर भी एक गाड़ी के एसयूवी के टायर के निशान थे जो कि वहां तक पहुंची थी। सो उसने तुरंत उठाकर वो जो गाड़ी के फोटोज क्लिक करे थे उसके अंदर जो टायर थे उसके पैटर्न को और साथ ही में जो जोई के कैबिन के बाहर जो निशान थे उन टायर के पैटर्न को आपस में मैच करना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये आपस में परफेक्ट मैच हो रहे थे। जिसके बाद उस ऑफिसर ने सभी पुलिस वालों से बात करी और सभी लोगों ने मिलकर इस कैरी स्टेलर को उठाने का सोचा।
तुरंत एक पुलिस वालों की गाड़ी चाव चाव करते हुए कैरी स्टेलर के पास गई, जो कि पास ही के एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर आराम से खाना वाना खा रहा था। सो उसको खाना वाना खाते हुए देखकर पुलिस वालों ने उसका वेट किया खाना खाने का। जैसे उसने खाना खाया, पुलिस वालों ने तुरंत उसको कहा कि आजा आजा बाबूजी, तेरी तो बहुत दिनों से वेट थी। उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और सीधा अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आए। और जब पुलिस वालों ने इस कैरी से पूछताछ करनी शुरू करी, इसने एक बहुत भयंकर स्टोरी पुलिस वालों के आगे रखी, जिसके ऊपर लिटरली किसी को भी विश्वास करना बहुत बहुत मुश्किल था। जी हाँ, मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि पुलिस वाले अभी तक जिसको किलर मान रहे थे, वो यूजीन और वो माइकल ब्रदर्स, आपस में दोनों भाई जिनको बंद किया हुआ था 4 महीने से, उन तीनों मर्डर के केस के अंदर वो किलर्स नहीं थे। यहां पर इस कैरी स्टेलर ने जो आकर स्टोरी बताई, वो असल स्टोरी थी। अब आप कहेंगे कि वो अगर किलर नहीं थे तो वो फाइबर्स वगैरह कैसे मिले थे, जो कंबल के जो धागे वगैरह थे वो दोनों के पास सेम कैसे थे? क्योंकि कैरल, सिल्वीना और जूली के शरीर के ऊपर जो फाइबर्स मिले थे, वही फाइबर तो माइकल और यूजीन के शरीर के ऊपर भी मिले थे। उनकी जो गाड़ी में कंबल था उस पर भी तो मिले थे। तो मैं आपको बता दूं कि वो कंबल बिल्कुल कॉमन बिकने वाला पूरे अमेरिका के अंदर, इसलिए वो फाइबर्स एकदम सेम लग रहे थे। बट ऐसा वो था नहीं। इसका मतलब साफ था, पूरे 6 महीनों के आसपास के टाइम पर एक सीरियल किलर था जो कि इस इलाके के अंदर घूम रहा था, और उसने अपने नाम 4 खून भी कर लिए। अब आगे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारा कुछ बयान था इस कैरी स्टेलर का, जो कि इसने पुलिस वालों के सामने दिया कि कैसे उसने सब कुछ किया था। 14 फरवरी 1999 के दिन जब पहली बार कैरी जंग, उसकी बेटी जूली और उसकी फ्रेंड सिल्वीना पुलोसो, ये तीनों महिलाएं अपनी उस रेड कलर की पॉन्टियक में बैठकर इस सीडार लॉज में पहुंचे, यहाँ पर चेक इन करने के लिए, क्योंकि उनको अगले दिन इस योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर अपनी ट्रिप पूरा करना था, इसके अंदर घूमना फिरना था। उस दिन जैसे ये लोग यहाँ पर पहुंचे, अपनी गाड़ी पार्क करी, उस टाइम पर एग्जैक्टली उसी टाइम पर ये कैरी स्टेलर अपनी वही नीले रंग की एसयूवी लेकर यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि इसकी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। यहाँ से निकलकर सीधा अपने गर्लफ्रेंड के घर पर गया, जो कि यहाँ से तकरीबन पौने घंटे की ड्राइव पर मौजूद था। जैसे ही अपने गर्लफ्रेंड के घर पर गया, इसकी गर्लफ्रेंड एक्चुअल में मैरिड, बट वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे जो कि अब अपने माँ के साथ ही रह रहे थे। जैसे अपने गर्लफ्रेंड के घर पर गया, इसने नोटिस किया कि इसके गर्लफ्रेंड के बाहर एक आदमी मशीन लेकर घूम रहा है उसके गार्डन के अंदर। वो असल में घास वगैरह काट रहा था। इस कैरी ने अपने गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचकर उसका मेन डोर खटखटाया। उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत दरवाजा खोला, कैरी अंदर गया, दोनों आपस में गले मिले और कैरी पूछने लगा अपनी गर्लफ्रेंड से कि ये बाहर आदमी कौन है। इस कैरी की गर्लफ्रेंड ने बताया कि मेरे गार्डन की घास बहुत बड़ी हो गई थी और मुझे इसको काटने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला था। मैंने एक ये लोकल आदमी हायर किया, जो कि हमारे घर की घास हर महीने आकर काट जाएगा, और आज भी वो आया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ये यहाँ से चला जाएगा और तब हम अपनी रात आराम से रंगीन कर सकते हैं। असल में कैरी अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर इस तरीके से रातें बिताने के लिए काफ़ी बार आता जाता रहता। वो पहले भी काफ़ी बार आया था, उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। बट आज के दिन कैरी कुछ और सोच कर आया हुआ था। जी हाँ, आज उसके माइंड में अपनी एक बहुत पुरानी फैंटेसी थी, बहुत पुरानी फैंटेसी, एक सेक्स फैंटेसी, जिसको आज वो पूरा करने वाला था। जी हाँ, उसका मन था कि वो किसी ऐसी वल्नरेबल महिला के साथ सेक्स करेगा जिसको बाद में वो बहुत गंदा टॉर्चर कर सके और उसकी जान ले सके। जी हाँ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ना सिर्फ उसकी जान लेने आया था, बल्कि उसके साथ उसके दोनों बच्चों की भी जान वो कुछ इसी तरीके से लेने वाला था। बट यहाँ सारा प्लान खराब हो गया उसका, क्योंकि उसके घर के बाहर वो गार्डन साफ करने वाला आदमी वो घास वगैरह काट रहा था। अब इस आदमी को देखते ही इस कैरी का मूड ऑफ हुआ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लग गया कि आज के दिन तुम्हें इसे बुलाना था, आज मेरा इतना मूड था तुम्हारे साथ रोमांस करने का, बट आज तुमने इसे बुलाकर मेरा सारा मूड खराब कर दिया। बट यहाँ कैरी की गर्लफ्रेंड उसे बार बार समझाने लगी कि कोई भी दिक्कत मत लो तुम, ये जल्दी यहाँ से अपना काम पूरा करके चला जाएगा। बट कैरी को वेट ही नहीं हो रहा था। कैरी ने बार बार घर की खिड़की के अंदर झांक जाकर देखना शुरू कर दिया कि कभी आदमी अपना काम पूरा करे, कब यहाँ से जाए। बट वो आदमी बाहर वो बहुत धीरे धीरे वो मशीन चला रहा था, वो बहुत सफाई से अपना काम कर रहा था। उसको देखकर ही लग रहा था कि अभी उसको काफ़ी टाइम लगने वाला है। जिससे फ्रस्ट्रेट होकर ये कैरी अपनी गर्लफ्रेंड को गालियाँ देते हुए घर से बाहर निकला, वापस अपनी एसयूवी में बैठा, वापस सीडायर लॉज की तरफ निकला, क्योंकि अब उसका प्लान तो खराब हो ही चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने कमरे पर जाकर सो ही जाए। ये असल में इसी सीडार लॉज के अंदर सर्वेंट रूम के अंदर रह रहा था। जैसे ही वापस अपनी एसयूवी लेकर इस सीडार लॉज में पहुंचा, इसने पार्किंग में नोटिस किया कि वाओ, आज तो नए गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि पार्किंग के अंदर बेचारी कैरल, उसकी बेटी जूली और साथ ही उसकी फ्रेंड सिल्वीना पुलोसो, इन तीनों की गाड़ी रेड कलर की वो पोंटियाक खड़ी हुई थी। इस गाड़ी को देखकर उसने अपने मन के अंदर ही ऐसे ख्वाब से जगाने शुरू कर दिए कि काश ये गाड़ी किसी महिला की हो, सिर्फ एक महिला की हो, उसके साथ कोई भी आदमी ना हो, जिसके साथ मैं अपना प्लान जो कि अभी खराब करके आया हूँ, जो मेरा मूड ऑफ हुआ है मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से,
वो प्लान मैं किसी और के साथ अंजाम दे सकूं। सो इस कैरी ने पूरे होटल के अंदर घूम घूम कर ये पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर नए गेस्ट कौन से रूम के अंदर ठहरे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जाकर रिसेप्शन के ऊपर पूछ तो नहीं सकता, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर वो पूछेगा किसी से तो उसके ऊपर शक हो जाएगा। सो उसने बहुत चुपके से पूरे होटल के अंदर घूम घूम कर ये देखना शुरू कर दिया कि कौन से कमरे के अंदर गेस्ट आकर ठहरे हुए हैं, क्योंकि मैं बता दूं वहाँ सर्दियों का मौसम था उस टाइम पर, फरवरी का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, इसलिए कोई ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर उस टाइम पर देखने के लिए इसको, इसलिए लॉज यहाँ पर जितने भी थे वो सारे खाली पड़े रहते थे उस टाइम पर। और जिस टाइम पर ये कैरी यहाँ से छोड़ कर गया था उस टाइम पर पूरे होटल के अंदर कोई भी नहीं था नया गेस्ट। सो इसने आकर नोटिस कर लिया कि रूम नंबर 509 है, जो कि अब नया नया ऑक्यूपाई हुआ है, इसी के अंदर हो सकता है ये लोग आकर यहाँ रुके हों। सो इस कैरी ने रूम नंबर 509 की पीछे वाली खिड़की को चुपके से थोड़ा सा खोला, उसके आगे जो पर्दे लगे हुए थे उस पर्दे को थोड़ा सा साइड किया और देखने लगा कि अंदर कौन कौन है। और एग्जैक्टली उस टाइम पर बेचारे ये कैरल, उसकी बेटी जूली और उसकी फ्रेंड सिल्वीना ये पहुंचे ही थे। इन लोगों ने चेक इन किया था और आसपास की वो लोकल साइट सीइंग करके अंदर ही घुसे थे। और ये अंदर आकर मैंने आपको बताया था कि अपने साथ वो कैसेट वगैरह लेकर आए थे किराए पर, ताकि वो मूवीज वगैरह देख सकें। ये तीनों मिलकर अब उस वीसीआर प्लेयर के अंदर कैसेट वगैरह लगा रहे थे और पीछे खड़ा होकर ये कैरी इनको देख रहा था। वो वेट कर रहा था एग्जैक्टली पता लगा सके कि इस रूम के अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इनके साथ कोई आदमी ना हो या फिर कोई लड़का ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उसका प्लान खराब हो जाएगा। उस टाइम पर तो ये तीनों ही लोग यानी कि कैरल, उसकी बेटी जूली और उसकी दोस्त सिल्वीना, ये लोग मूवी देखते देखते सो चुके थे। बट इनके पीछे खड़ा होकर ये कैरी बार बार देख रहा था कि किसी तरीके से वो इनके कमरे में जा सके, बट कोई भी मौका ही नहीं मिला। सो इसने प्लान पोस्टपोन कर दिया। उसने सोचा कि आज की रात 14 की रात तो यहीं पर ऐसे ही छोड़ देगा इनको, कोई बात नहीं, वो कल वापस आएगा और तब देखेगा कि किस तरीके से इनका वो काम कर सकता है। अब बस यहाँ सोच कर देखिए, जब सुबह सुबह 15 तारीख को कैरल और उसके साथ दोनों वो जो बच्चियां थी वो सारे लोग तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर घूमने के लिए गए। वो पूरा दिन इन्होंने घूमा और शाम के टाइम पर जूली और सिल्वीना वो आइस स्केटिंग वगैरह करी। वो सारा कुछ ये फॉलो कर रहा था कैरी एक दूर से, मतलब कि ये भी अपनी गाड़ी लेकर योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर इनके साथ गया और बहुत दूर से इनको फॉलो करता रहा। पूरा दिन ये देख रहा था कि आखिर ये लोग क्या क्या करते हैं, कहीं ये दूर तो नहीं चले जाते या फिर शाम के टाइम पर ये वापस आएंगे नहीं आएंगे। और जैसे ही शाम होते होते अंधेरा होने लगा, बेचारे ये तीनों लोग वापस अपनी गाड़ी में बैठकर, तीनों महिलाएं इस सीडार लॉज के अंदर पहुंच चुकी थी। पीछे पीछे कैरी भी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका था और दोबारा से इनको नोटिस करने लगा, जबकि उस 15 तारीख की रात को कैरल और दोनों बच्चियां साथ में जाकर इन लोगों ने रेस्टोरेंट में, इसी होटल के रेस्टोरेंट में इन्होंने खाना खाया और खाना खाकर दोबारा से नई मूवीज़ की वो डीवीडीज वगैरह रेंट के ऊपर ली और सीधा अपने कमरे के अंदर जा चुके थे। बस यहाँ पर ये कैरी कंफर्म हो चुका था कि ये तीनों महिलाएं अकेली हैं, ये तीनों लड़कियां अकेली हैं, इनके साथ कोई भी आदमी नहीं है और ये परफेक्ट शिकार है अपनी फैंटेसी पूरी करने का। रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास रूम नंबर 509 के अंदर कैरल और साथ में उसकी दोनों बच्चियां वो बेचारे वो तीनों के तीनों मिलकर वो टीवी वगैरह देखकर, अभी उन्होंने टीवी बंद ही किया था और ये सोने की फिराक में थे। और तभी इनका दरवाज़ा खटका और दरवाजे के ऊपर एक कैरी अपने हाथ में एक टूल बॉक्स लेकर खड़ा था। और जैसे ही कैरल ने दरवाज़ा खोला, इस कैरी ने पूछना शुरू कर दिया कि मैम सो सॉरी, मैं आपको इस टाइम पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आपके ऊपर जो रूम है उस रूम के अंदर से पानी लीक कर रहा है, बट हमें डर है कि कहीं वो पानी आपके कमरे में भी तो लीक नहीं कर रहा, आपके बाथरूम में तो लीक नहीं कर रहा, सो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। बट कैरल उस टाइम पर इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि वो किसी को भी अंदर आने के लिए अभी अलाउ कर ही नहीं सकती। उसने मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारे कमरे के अंदर कोई भी पानी नहीं टपक रहा, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम खुद आपके रिसेप्शन काउंटर के ऊपर आकर शिकायत कर देंगे। बट अभी सामने खड़ा कैरी, ये इतना ज़्यादा चार्मिंग, इसको बोलने का इतना बढ़िया तरीका, उसने इंसिस्ट कर लिया कैरल को कि मैम प्लीज़ आप एक बार हमें देख लेने दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले परेशान हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये फिटिंग में पानी लीक होते होते नीचे तक भी वो लीकेज आ जाए, इसलिए हमें इसको यही रोकना पड़ेगा, आप बस 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। सो ये बोलकर कैरल ने वो दरवाज़ा पूरा खोल दिया और ये कैरी अपने साथ वो अपना टूल बॉक्स लेकर इस कमरे के बाथरूम के अंदर जाकर घुस चुका था। सो कमरे के बाथरूम में उसने एक स्टूल लगाया और स्टूल के ऊपर चढ़कर वो ऊपर पाइप को बस चेक करने की एक्टिंग करने लगा। और तभी कैरल, जो कि बेचारी नीचे खड़ी होकर वेट कर रही थी कि कभी अपना काम निपटा कर यहाँ से बाहर निकले, कैरल उस टाइम पर नींद में थी और इसी का फायदा उठाकर इस कैरी ने अपनी जेब में रखी हुई अपनी पिस्टल को निकाला और ऊपर स्टूल पर खड़े खड़े ही नीचे खड़ी हुई कैरल के ऊपर वो माथे पर उसके वो बंदूक तान दी। अब जैसे उसने सामने बंदूक देखी, कैरल की नींद पूरी खुल गई और वो सोचने लगी कि अभी ये क्या हो रहा है, ये क्या नई बीमारी है। सामने खड़े कैरी ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि देखो कैरल, बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता, तुम बिल्कुल चुप रहो, ये बस एक चोरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे आराम से करने दो। अब अंदर ही अंदर कैरल सोच चुकी थी
कि वो यहाँ पर इस पोजीशन में कुछ भी नहीं कर सकती, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है और सामने वाला एक गोली दबाएगा और खेल खत्म। सो इस सिचुएशन से निकलने का बेस्ट तरीका यही है कि वो बिल्कुल चुप रहे और ये जो भी करता है इसको करने दे। कैरी ने कैरल को बाकी दोनों बच्चियों को भी जगाने के लिए कहा। सो कैरल बाथरूम से बाहर निकली, पीछे पीछे कैरी अपनी गन लेकर वो भी बाहर निकला और बिना लाइट जलाए ही कैरल ने दोनों बच्चियों को उठाया और कैरल ने खुद उन दोनों बच्चियों के हाथ बांधे, क्योंकि ये कैरी अपने साथ टूल बॉक्स में टूल्स को छोड़कर बाकी सब कुछ लेकर आया हुआ था। डक्ट टेप वगैरह, वो चाकू वगैरह, अपने साथ टाई जो बांधते हैं वो गुल्ली टाई वगैरह, वो सब कुछ लेकर आया हुआ था ताकि वो एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे सके यहाँ पर। सो कैरल ने खुद अपनी बच्ची के दोस्त के और अपने खुद के भी हाथ पीछे की तरफ बांधे। अब तीनों ये तीनों महिलाएं बेड के ऊपर बैठ चुकी थी, बट इस कैरी ने अपनी गन अंदर रखी और तीनों को उठा कर बाथरूम के अंदर फेंकना शुरू किया और अंदर ही वो इन तीनों को समझाने लगा कि देखो, मैं तुम तीनों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, ये बस एक चोरी है जिसको मैं अंजाम दूंगा, सो प्लीज तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। तीनों बिल्कुल वहां शांत रही और तभी इस कैरी ने कैरल को उठाया, बाथरूम से बाहर निकाला, बाथरूम का गेट बंद कर दिया और उसको बेड के ऊपर लिटाकर उसके सारे कपड़े निकालकर उसके साथ वहीं बलात्कार को अंजाम दिया। बलात्कार को अंजाम देकर उसने कैरल को उठाया और उसके शरीर के ऊपर बस एक छोटा सा कपड़ा लपेटकर उसको इसी कमरे के पीछे वाले रास्ते से वो बाहर की तरफ लेकर गया, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, किसी को भी कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा बहुत ज्यादा। जहां पीछे पार्किंग लॉट था और इसी कमरे के जस्ट पीछे कैरल की गाड़ी भी खड़ी हुई थी, वही जो रेड कलर की पोंटियक गाड़ी। उस गाड़ी की चाबी इस कैरल ने पहले ही कैरी से ले ली थी और तुरंत जाकर उसकी डिग्गी खोली। डिग्गी खोलकर तुरंत कैरल को इस डिग्गी के अंदर जाने को कहा। तो कैरल बिना कुछ बोले तुरंत उस डिग्गी में जाकर सो चुकी थी और इसने ऊपर से डिग्गी बंद कर दी है। वापस अपने कमरे में आया और अब की बार सिल्वीना को उस बाथरूम से बाहर निकाला, बाथरूम का गेट बंद किया, उसको बेड के ऊपर धक्का दिया, बेचारी सिल्वीना के सारे कपड़े उतारे, उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया और वही उसके शरीर के ऊपर कपड़ा सा लपेटकर छोटा सा पीछे वाले रास्ते से रेड कलर की पोंटियक तक लेकर गया। उसकी डिग्गी खोली, अब जहां कैरल पहले से ही लेटी हुई थी उसके ऊपर सिल्वीना को भी लेटा दिया और दोबारा से गाड़ी की डिग्गी बंद कर दी। ये कैरी वापस रूम नंबर 509 में आया। अब अंदर बाथरूम के अंदर बची हुई थी सिर्फ और सिर्फ जूली, 15 साल की, कैरल की बेटी। जूली को उसने बाहर निकाला, उसके साथ भी बलात्कार किया, बट उसको अब गाड़ी के अंदर लेकर जाने के बजाय उसने दोबारा से इस जूली को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि उसको रूम अभी क्लीन करना था। उसने सारा जो भी सामान था कैरल और बाकी दोनों बच्चियों का, वो सारा सामान उठाकर वापस उस रेड कलर की पोंटेक के अंदर शिफ्ट किया और अब बारी थी बेचारी उस जूली जो कि उसने बंद किया हुआ था, बिल्कुल न्यूड, वो उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं, अब उसको शिफ्ट करने की गाड़ी के अंदर। तो वो जैसे ही जूली को लेने के लिए उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, जूली सामने बैठी, वो बार बार बोल रही थी उसको कि प्लीज बता दो मेरी दोस्त और मेरी माँ कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया है। बट इस कैरी ने उसको कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कैरी ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोस्त के पास लेकर जाने वाला हूँ। जूली उस रेड कलर की पॉन्टियक के ऊपर फ्रंट सीट के ऊपर बैठी, उसके बराबर में ड्राइवर सीट के ऊपर एक कैरी बैठा, जबकि जूली को कोई आइडिया नहीं कि पीछे डिग्गी के अंदर उसकी माँ और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिल्वीना उनको बांध कर यहाँ रखा हुआ है। जूली अभी भी पूछ रही है बार बार कि मेरी माँ और मेरी दोस्त कहाँ पर है, बट इस कैरी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कैरी उस रात तकरीबन 2 घंटों तक लगातार गाड़ी चलाता रहा और गाड़ी चलाकर सीधा वो डॉन पेड्रो लेक के पास पहुंचा। वहां उसने जंगल की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ी और वहां एक पॉइंट पर लाकर रुका। बीच रास्ते में वो बार बार जूली को बोलता आया था कि तुम भी बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोस्त बिल्कुल सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं और जल्दी तुम उनसे मिलोगी। और इस पॉइंट पर वो सीधा अपनी गाड़ी को इस डॉन पेड्रो लेक की पार्किंग लॉट में लेकर पहुंचा। उसने जूली को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा, बट जूली जो कि सिर्फ एक वो छोटे से कपड़े के अंदर लिपटी हुई थी, उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं और उसको ठंड भी लग रही थी। इतने भयंकर ठंड के टाइम पे वो उसको उतरने के लिए कह रहा था, बट जूली ने उतरने से मना कर दिया। सो कैरी गाड़ी से बाहर उतरा, दूसरी तरफ आया, पैसेंजर साइड वाला दरवाजा खोला, उसने खुद कैरी को बच्चों की तरह गोदी में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला और सीधा एक क्लिफ साइड पर गया, जो कि डॉन पेड्रो लेक के बिल्कुल साइड में बनी हुई थी। वो क्लिफ साइड वहां ले जाकर उसने बेचारी जूली को नीचे लेटाया और उसके साथ दोबारा बलात्कार किया। तब उसने नोटिस किया कि हाँ, जल्दी सुबह होने वाली है, क्योंकि सुबह के 4:30 पौने 5 होने वाले थे, अब सूरज भी जल्दी आने वाला है। तो वो समझ चुका था कि उसको अपनी फैंटेसी को यहीं जल्दी एंड करना होगा, वरना इसका राज खुल जाएगा। सो दोबारा से जूली के साथ बलात्कार करने के बाद उसने जूली को दोबारा अपने सामने खड़ा किया, एग्जैक्टली उस किनारे पर, उस खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा किया और अपनी दूसरी जेब से अपना चाकू निकाला और पीछे से सोच कर देखे सामने जूली, उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसका गला कुछ ऐसे करके और उसके गले के ऊपर 2 बार चाकू मारकर उसने बस नीचे की तरफ धक्का दे दिया। बेचारी जूली सीधा 2 बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जाकर गिरी और वहीं पर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई होगी। जबकि
यहाँ उसके साथ ये करने के बाद वो वापस मुड़ा अपनी गाड़ी की तरफ आया, जिस गाड़ी के अंदर वो भी आया था, रेड कलर की पोंटिएक। उस गाड़ी में जो पेट्रोल का डब्बा रखा हुआ था, एक्स्ट्रा पेट्रोल का, वो पेट्रोल का डब्बा उसने बाहर निकाला और उस पूरी गाड़ी के ऊपर वो पेट्रोल छिड़क कर साथ ही उसने डिग्गी को खोला, जो कि अभी बेचारी कैरल और वो बच्ची दूसरी सिल्वीना वो अभी तक जिंदा थी उसी डिग्गी के अंदर। और वो जैसे उन्होंने देखा कि ये पेट्रोल वगैरह डाल रहा है, ऑब्वियसली वो आग लगाएगा, वो समझ चुके थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने बहुत जोर जोर से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, बट पेट्रोल डालकर इसने दोबारा से डिग्गी बंद कर दी और जस्ट इस गाड़ी को वहीं आग लगाकर वहां से निकल चुका था। सोच कर देखिए अब आप, यहाँ वो कितना तड़पे होंगे बेचारी कैरल और उसकी बेटी की दोस्त सिल्वीना, जो कि जिंदा ही जिनको मार डाला इस कैरी स्टेलर ने। इसके अलावा वापस वहां से आते हुए कैरी ने मोडेस्टो के ही एक स्कूल के अंदर कैरल का जो पर्स जो उसने चुराया था वहां उस रूम से, उस पर्स को वहीं गिरा दिया ताकि पुलिस वालों को कंफ्यूज कर सके, क्योंकि जहां पर कुछ भी सुराग मिलेगा पुलिस वाले पहले वहां पर अपनी छानबीन करेंगे। कैरी को लग रहा था कि पुलिस वालों को कभी इनकी लाश मिलेगी ही नहीं, कभी वो गाड़ी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसने जंगलों के अंदर ले जाकर सारा कांड किया है। बट तकरीबन 1 महीने बाद उस हाइकर को इस गाड़ी का ये ढांचा दिखाई दिया और जब उसने पास में जाकर देखा तो वो समझ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। उसने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों ने आकर गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, बट अभी तक भी जूली की लाश नहीं मिली थी पुलिस वालों को। तो यहाँ जैसे ही इस कैरी को पता लगा कि पुलिस वालों को 1 महीने बाद गाड़ी मिल गई है और उसके अंदर 2 लाशें भी मिल गई हैं, तो इसने पुलिस वालों को और ज़्यादा एक्साइट करने के लिए खुद से पुलिस वालों को लेटर भेज दिया कि तुम जूली की लाश अभी तक नहीं ढूंढ पाए, उसकी लाश तुमको यहाँ मिलेगी। वो उसने डॉन पेड्रो लेक के बराबर में वो क्लिफ का साइन बनाया और पॉइंट बनाया कि यहाँ पर तुमको लाश मिलेगी। और जब पुलिस वालों ने उस लेटर के थ्रू उस पॉइंट पर जाकर देखा और नीचे की तरफ देखा तो बेचारी जूली की लाश 2 पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी। जब ये केस नया था उस टाइम पर पुलिस वालों ने सीडार लॉज के हर स्टाफ मेंबर से पूछताछ करी थी, उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया था। इनफैक्ट पुलिस वालों ने इस कैरी स्टेलर को भी बुलाया था, उस टाइम पर भी पूछताछ करी थी। बट उस टाइम पर पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भी कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इसने पुलिस वालों के सामने एक बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी रखी थी। उसने कहा था कि जनाब मैं ऐसा कर भी कैसे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद इन चीज़ों का विक्टिम हूँ। जी हाँ, जब मैं 7 साल का था उस टाइम पर मेरा बड़ा भाई जो कि 9 साल का था, उस टाइम पर मेरे बड़े भाई को एक पीडोफाइल ने किडनैप कर लिया, उसके साथ काफ़ी बार बलात्कार वगैरह किया था। और जब हमें पता लगा था कि मेरा भाई किडनैप हो चुका है, उस टाइम पर हमारे ऊपर क्या बीत रही थी ये मैं समझ सकता हूँ अच्छे से। और आज ये 3 महिलाएं गायब हुई हैं, इनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी ये भी मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। और जब ये बातें पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस वालों को इसकी बातों के ऊपर विश्वास हो गया कि तो खुद विक्टिम रहा है, इसको अच्छे से पता है कि दर्द क्या होता है, ये तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुलिस वालों ने इसको वहां से भेज दिया। और तभी वो कांड करने के तकरीबन 4 महीनों बाद इस कैरी को अपने ऊपर विश्वास हो चुका था कि वो परफेक्ट क्राइम करने में बिल्कुल महारत हासिल कर चुका है। 3 मर्डर किए उसने और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। 22 जुलाई के दिन भी वो बिल्कुल नॉर्मल अपने दिनों की तरह योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर अपनी ब्लू एसयूवी लेकर घूम रहा था। और तभी इसने नोटिस किया कि इस नेशनल पार्क के खाली सी जगह पर एक कैबिन बना हुआ है और उस कैबिन के अंदर लाइट जल रही है। और ना सिर्फ लाइट जल रही है बल्कि एक महिला बार बार अपने ट्रक के ऊपर आ रही है, वापस कैबिन में जा रही है, उसमें सामान वगैरह लोड अनलोड कर रही है वो। ये काफ़ी देर तक वो देखता रहा और नोटिस करता रहा कि क्या इसके साथ कोई और तो नहीं है जो इसकी हेल्प करवा रहा हो। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद जब उसने देखा कि लड़की बिल्कुल अकेली है, जी हाँ जोई आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, जब इसने देखा कि जोई आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल अकेली है, ये अपनी ब्लू कलर की वही एसयूवी लेकर दोबारा से इस कैबिन के पास पहुंचा, अपनी गाड़ी वहीं पर रोकी। और जैसे ही जोई ने देखा कि सामने एक अननोन बंदा, क्योंकि अब दिन ढलने वाला था, 6-6:15 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था, दिन ढल रहा था, जोई आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि एक आदमी अपनी एसयूवी लेकर यहाँ पर पहुंचा है और उससे उतरा और सामने आकर जोई की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। जोई, जिसको कोई आइडिया नहीं, वो सभी से हंसकर बोलती, क्योंकि वो गाइड, उसको अपना बिहेव हमेशा अच्छा रखना पड़ता, सभी से हंसकर बोलना पड़ता, सभी से हंसकर उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करना पड़ता। जैसे ही कैरी ने अपना हाथ बढ़ाया, जोई ने भी अपना हाथ बढ़ाया, दोनों ने हैंडशेक किया और इस कैरी ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। जोई ने भी कहा कि मुझे अभी यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो अपना सामान वगैरह लेकर दोबारा आऊंगी मैं यहाँ पर जल्दी ही। तो इस कैरी ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, मैं तुम्हारा सामान अंदर से बाहर रखवा देता हूँ इस ट्रक के अंदर। जोई ने बिल्कुल मना नहीं किया, उसने कहा ओ थैंक यू सो मच। सामान अंदर बाहर करते हुए ही बीच में इस कैरी ने वो सामान अपने हाथों में पकड़ा हुआ वहीं रास्ते में छोड़ा और अपनी जेब से सीधा अपनी पिस्टल निकालकर जोई के सामने रख दी और कहा कि चलो चुपचाप अपने अंदर कैबिन में चलो। जोई, जो कि वो कुछ कर भी नहीं सकती, वो चुपचाप अपने कैबिन के अंदर गई। कैरी भी उसके पीछे पीछे गया और अपने साथ जो वो टाई वगैरह लेकर आया हुआ था, गुल्ली टाई वगैरह, उसके हाथ पीछे करके गुल्ली टाई वगैरह बांधी और कहा कि चुपचाप जाकर मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। जोई चुपचाप जाकर उस एसयूवी के अंदर बैठ चुकी थी, जबकि ड्राइवर सीट के ऊपर आकर इस कैरी ने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी वहां से सीधा घने जंगलों के बीच में भगाने लगा। और बीच में भागते भागते
जोई थोड़ा सा स्मार्ट बन गई। उसने नोटिस किया कि गाड़ी की खिड़की तो बंद है बट गाड़ी का शीशा खुला हुआ है और वो यहाँ से निकलकर कहीं भाग सकती है चलती गाड़ी से ही। सोच कर देखिए आप। सो उसके हाथ तो पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसने तुरंत अपना मुंह उस शीशे से बाहर की तरफ निकाला और सामने एक पेड़ जिससे उसका मुंह टकराया, उस पेड़ के मुंह से टकराते ही उसका मुंह नीचे की तरफ हुआ और पूरी की पूरी जोई गाड़ी से निकलकर नीचे जंगल में गिर चुकी थी। अब जैसे ये चीज इस कैरी ने नोटिस करी, उसने तुरंत अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए और पीछे मुड़कर देखा तो जोई उठकर वहां से भाग रही थी अपनी कैबिन की तरफ। तुरंत एक कैरी भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला, जोई की तरफ भागने लगा। अब आप सोचकर देखिए एक लड़की जिसके हाथ बंधे हुए हो वो कितनी तेज भाग पाएगी जंगल में। भागते भागते इस कैरी ने जोई को पकड़ा, जमीन के ऊपर गिराया और तुरंत उसके ऊपर बैठकर अपनी जेब से चाकू निकाला ताकि वो उसके गले को काट सके। बट इस टाइम पर जोई ने अपना गला कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लगा लिया ताकि वो उसके गले के ऊपर वार ना कर पाए। अब ये कैरी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो बार बार जोई को बोल रहा था कि अपने गले को खोल दो, मैं वरना कहीं भी तुमको चाकू मार दूंगा। बट जोई ने अपने गले को नहीं खोला। वो बहुत जोर से अपनी ठोड़ी को नीचे छाती से चिपका कर रखी हुई थी ताकि उसका गला सेफ रह सके। जिसके बाद और ज्यादा गुस्सा होकर इस कैरी ने जोई के बालों को पकड़ा और उसको घसीटते हुए जंगल में और अंदर की तरफ लेकर गया। फाइनली एक क्लिफ एरिया में लेकर गया और वहां ले जाकर उसने अपने एक घुटने को बेचारी कैरी के इस साइड गाल के ऊपर रखा और अपने दूसरे घुटने को जोई की छाती के ऊपर रखा ताकि वो उसके गले को थोड़ा सा एक्सपोज कर सके। अब उसकी पोजीशन कुछ ऐसी थी, यहाँ इस साइड जोई के एक घुटना था और दूसरा घुटना यहाँ पर था उस कैरी का। और तभी इस कैरी ने अपनी जेब से दोबारा चाकू निकाला और अब की बार दोबारा से बेचारी इस जोई के गले को काटना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उसने जोई के गले के ऊपर वार किए बल्कि जोई का सिर पूरा धड़ से अलग कर दिया। सिर अलग, धड़ अलग, जोई मर चुकी थी। जिसके बाद उसने आसपास की पत्तियों को इकट्ठा किया जो कि नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। उससे उसने जोई की लाश को कवर अप करने की कोशिश करी और उसका सिर जो कि वहाँ से तकरीबन 270 फुट दूर उसने फेंक दिया भागते भागते एक अलग इलाके में। बट वो भी बाद में पुलिस वालों को मिला। ये सारी बातें इस कैरी स्टेलर ने पुलिस वालों के सामने रखी और जैसे जैसे पुलिस वाले इसकी बातें सुन रहे थे उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ये सच बोल रहा है। इसके बाद इसने बोला कि जनाब अगर आज आप मुझे नहीं पकड़ते, आज आप मुझे यहाँ उठाने नहीं आते तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के घर पर जाने वाला था, क्योंकि ये सारा प्लान मुझे सबसे पहली बार तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही करना था। मेरी बहुत लंबे टाइम से फैंटेसी है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसके दोनों बच्चों की भी जान लूँ, उनके साथ संबंध बनाते हुए। सच में यार बहुत बहुत गंदी फैंटेसी थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने इसे कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में जब जज ने इसकी सारी कांड सुने तो वो भी हैरान थे और जज ने फाइनली इसको डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई। आज भी ये नॉर्थ कैरोलिना की एक जेल के अंदर बंद है, अपनी डेथ सेंटेंस का वेट कर रहा है कि कब उसके ऑर्डर आएंगे, कब उसको वो लीथल इंजेक्शन देकर इसकी जान ली जाएगी। बट यहाँ एक सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि पुलिस वाले जब कैरल और उसकी बेटी जूली और उसकी दोस्त सिल्वीना की मर्डर की जांच कर रहे थे तब उनको कैरल का एक कैमरा मिला था जो कि कैरल ने पूरे ट्रिप पर यूज़ किया था अपना, और सभी फोटोज वगैरह क्लिक करी थी। तो जैसे जैसे पुलिस वालों ने वो फोटोज देखी तो उनको बिल्कुल नॉर्मल सी लगी। बट लास्ट के 8 फोटोज थे वो जब पुलिस वालों ने इस कैरी स्टेलर को दिखाए तो उसने इतनी भयानक एक बात करी कि ये बात सुनकर वहां खड़ा हर व्यक्ति हैरान था। जी हाँ, आप सबसे पहले फोटोज देख लीजिए क्योंकि बिल्कुल दिखने में नॉर्मल सी फोटोज हैं। जी हाँ, जब ये फोटोज इस कैरी को दिखाए गए तो उसने लास्ट 8 फोटोज को पहचान लिया और कहा कि हाँ जनाब, ये 8 की 8 फोटोज मेरे सामने ही क्लिक की गई थी। और ये जो लास्ट फोटोज ये जो कमरे के अंदर क्लिक की गई थी, इन फोटोज के अंदर दिखने में तो सिर्फ ये 3 ही लोग हैं। 2 फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, एक इसकी फोटो क्लिक कर रहा है। बट इन सब के पीछे खिड़की है, जो उस खिड़की के पीछे मैं खड़ा हूँ जो कि इन्हें देख रहा था उस टाइम पर ये फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे। जिस दिन मैंने इनको पूरा दिन फॉलो किया था, जो इन्हें योसेमाइट नेशनल पार्क वगैरह घूमने गए थे, शाम को आइस स्केटिंग वगैरह करी थी, ये सारा कुछ मुझे पता था। ये सारी फोटोज मेरे सामने ही क्लिक कर रहे थे। सोच कर देखिए आप ये चीज़ कितनी भयानक थी। जब मैं इसके बारे में लिख रहा था तो लिटरली मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा हैरान था। ये फ़ोटोज़ जितनी भी यहाँ पर आपने देखी, इसके अलावा भी कुछ और फोटोज़ थी, वो सारी की सारी मैंने पहले से ही मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैंने डाल रखी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फ़ोटोज़ देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जाइएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर एक फ्री ब्रॉडकास्ट चैनल बना हुआ है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये सारी फ़ोटोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी पहले से ही। और साथ ही मैं वहाँ पर जो भी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले वहीं डालता हूँ। कोई भी वीडियो होती है तो भी मैं वहीं डालता हूँ। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए।
चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ज्योति को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।